ये वाला हम पहले प्रूव कर चुके थे ओम्स लॉ में, और ये जो है ओम्स लॉ का क्या है, सूक्ष्म रूप है। आपको जो पढ़ना था 10 में वो ओम्स लॉ का व्युत्क्रमानुपात मतलब कि बहुत बड़ा विस्तृत रूप था। मतलब आप उसमें आप 10 में पढ़े होंगे कि V/I/R, बस यही आपका यहाँ तक आपका ओम्स लॉ था। लेकिन अभी 12 में आपको V/I बराबर R से ये नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि ये जो R है ये क्या है। ये R कोई टर्म नहीं है, बल्कि ये जो R अकेला टर्म नहीं है, बल्कि ये जो टर्म R बना है ये इतना क्यों मिल के बना है। ये जो R का जो है ये स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये जो R आया है आपको जानना पड़ेगा 12 में कि ये जो R आया है ये इतना को मिलाकर आया है। ठीक है, मतलब R जो है वो mn² टोक L/A, जहां m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का मास जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे 1 चाहे 2 मास फिक्स रहेगा। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो घट बढ़ सकती है ना। e इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है जो कभी नहीं घटेगा ना कभी बढ़ेगा, वो फिक्स रहेगा। टोक वो क्रांति काल हुआ। l लंबाई को हम घटा बढ़ा सकते हैं और एरिया को भी हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि r जो हो रहा है वो 4 बात पर डिपेंड कर रहा है। पहला n पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, दूसरा क्रांति काल पर, तीसरा लंबाई पर, और चौथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो हम देख रहे हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती n, ऐसे बोल सकते हैं कि R समानुपाती 1/n। मतलब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। और ये क्रांति काल है, मतलब क्रांति काल है ना, उल्टा संबंध है ना। मतलब यदि क्रांति काल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। चलिए देखें, तो अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानते हैं आखिर कि ये हो क्या रहा है कि यदि संख्या बढ़ रही तो प्रतिरोध घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो इसके बाद थोड़ा सा हम विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे फिर से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। थोड़ा सा देख लेंगे इसको हम कि आप ऐसा कीजिए कि एक आप ये चालक लंबाई दो चालक है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है और लंबाई भी सेम है। लेकिन एक जो है वो आपका चांदी है, ठीक है, और एक आपका लोहा है। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि किसका प्रतिरोध जो होगा वो ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे कि लोहा का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और चांदी प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि चांदी में जो होता है इलेक्ट्रिक करंट वो आसानी से फ्लो होता है, इसलिए चांदी में जो उसका प्रतिरोध होगा वो कम होगा। और लेकिन इसमें जो होगा लोहा में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो बात समझ में आ गई। तो हम एक तो अब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी यह नहीं पढ़ना है आपको। अभी आखिर आपको माइक्रो जानना है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये क्या घट बढ़ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा हमको। तो आप सोचो कि ये चांदी है और चांदी मतलब दोनों धातु ही है, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, राइट। आपको पता होगा कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसमें क्या होगी, कम होगी। इसमें जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या पता होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो अभी तो बताए थे कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मतलब चांदी का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और लोहा का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रहेगा, क्योंकि इसमें जो है मुक्त संख्या कम है इसलिए ज्यादा है। तो इसे समझ गए दोनों का क्या संबंध है। अब आते एक बार टोक से आते हैं। टोक क्या होता है, क्रांति काल होता है कि जितना जल्दी टकराएगा उतना उसका जितना ज्यादा जल्दी, मतलब कि समझ मान ले एक यहाँ है एक यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, एक सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। आप सोचिए कि इसको यहां से यहां तक टकराने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। यहां पर टाइम क्या लगेगा, बताऊं, टाइम कम लगेगा, लेकिन यहां पर टाइम क्या लगेगा, यहां पर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा।
अब आपको पता है कि यदि यहां पर यदि समय जितना कम होगा प्रतिरोध उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। समय जितना कम लगेगा प्रतिरोध क्या होता, ज्यादा होगा। और समय जितना ज्यादा होगा, जितना क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना क्या पता होगा, कम होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो चांदी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, चांदी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह देखिए, पहले इस तरह देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है, ये समझिए। यहां चांदी में जो इलेक्ट्रॉन में टकरा रहा है ना, वो एक दूसरे से टकराने में ज्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन लोहा में इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है वो इलेक्ट्रॉन बता क्या ले रहा है, बताओ, कम टाइम ले रहा है। मतलब बहुत जल्दी फास्ट टकरा रहा है, तो टकरा रहा है ना। तो टकरा रहा है, इसलिए इसका मतलब कि टाइम कम ले रहा है ना। इसको ये जो चांदी है, चांदी में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही फास्ट टकरा रहा है, मतलब टकराने में टाइम ज्यादा ले रहा है। तो जब टाइम ज्यादा ले रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। लेकिन लोहा में क्या होगा कि प्रतिरोध जो लोहा में क्या होगा कि टाइम कम लग रहा है। जब टाइम कम लग रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और आपको पता है कि लोहा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बहुत फास्ट टकराता है, एकदम फटाफट टकराता है। और उसी टकराने के कारण लोहा जो होता है जल्दी गर्म होता है। आप एक चांदी का दो वायर ले लीजिए, एक चांदी का वायर लीजिए, एक लोहा का वायर लीजिए, सेम लीजिए, सेम शेप एंड साइज का रहेगा, और दोनों में करंट दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि जो चांदी का वायर है वो लेट से गर्म होगा, लेकिन लोहा का वायर क्या होगा, ज्यादा गर्म, तुरंत गर्म हो जाएगा। कारण क्या है, कारण यही है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहा है ना, उसको टकराने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फटाफट टकरा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो जितना फास्ट टकरा रहा है, जो जितना फास्ट टकरा रहा है वो उतना ही जल्दी गर्म हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे तो समझ गए, सिंपल है। लेकिन यहां आते हैं तो जो कि ये तो पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन यहां तो देखने वाली बात है कि ये नया टर्म है। तो जो जितना फास्ट टकराएगा वो उतना जल्दी गर्म होगा। इसलिए आपको जब पढ़ाएंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव में आप देखे होंगे हीटर, या आप देखे होंगे कोई भी आयरन देखे होंगे, या देखे होंगे आप लोग टोस्टर देखे होंगे। इस सब को बनाने के लिए उस पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसका प्रतिरोध क्या हो, ज्यादा हो। जिसका प्रतिरोध क्या होता हो, ज्यादा हो। क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो उतना जल्दी गर्म होगा। कारण वो नहीं है, कारण यहां श्रांति काल है। क्योंकि इसमें जो रहेगा, ये जो तीनों पदार्थ है, इस जिस मटेरियल का बनेगा उस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में, या इस पदार्थ के आयन्स में भी, कोई भी बहुत जरूरी बात नहीं है, खाली ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के आयन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के परमाणु से टकराता है, इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के सरफेस से टकराता है। तो हम बात सब टक्कर के बात कर रहे हैं। तो ये जो पदार्थ है वो जिस पदार्थ का भी बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो काफी फास्ट से टकराएगा। और जब काफी फास्ट टकराएगा मतलब फटफट टकराएगा, और जब फटफट टकराएगा मतलब कम टाइम में टकरा जाएगा, और जब कम टाइम में टकराएगा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो पदार्थ गर्म हो जाएगा। समझ आया ना। मतलब पूछेगा हीटर उटर ये क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। आखिर चांदी गर्म काहे नहीं हो रहा जल्दी, लोहा जल्दी गर्म क्या हो रहा है ना। आप लोग टंगस्टन जल्दी गर्म क्यों हो रहा है, पूछेगा कि अब तुमसे पूछेगा बताओ टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा कम, उच्च, क्यों, कारण वही है क्योंकि वो हमको उसका उपयोग कर रहे हैं उष्मा याद करने के लिए। तो हमको उससे उष्मा प्राप्त करना है, और उष्मा उसी से प्राप्त करेंगे जिसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो बात ही बात हुआ। लेकिन मेन तो मुद्दा ये हो रहा ना, क्यों, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में काफी फास्ट से टकरा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन काफी फास्ट टकरा रहा है मतलब टकराने में कम समय ले रहा है, इसलिए उसका प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। और जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो पक्का बात है जितना जल्दी टकराएगा उसका उतना जल्दी उष्मा रिलीज होगा, है कि नहीं। हम जितना फास्ट टकराएंगे ना इसे तो हमारा फास्ट रिलीज होगा। आप आस्ते से टकराएंगे तो हमको फिर दिक्कत होगा, है ना। तो ये फास्ट टकरा रहा है, इसलिए इसमें जल्दी उतना जल्दी उसमें उष्मा क्या बता रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, दो कॉन्सेप्ट, बाकी ये तो आपको पहले से पढ़ेंगे।
फिर बताते हैं इसमें क्या रिलेशन है। तो समझ जाएंगे कि यदि संख्या बढ़ाएंगे तो तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल बात है कि चांदी में प्रतिरोध कम और लोहा में ज्यादा क्यों होता है, तो भैया सिंपल सी बात है, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए प्रतिरोध क्या होता है, इसलिए प्रतिरोध कम होता है। लेकिन लोहा में जो संख्या होती है वो कम होती है, प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए, और फिर तो ये तो बात हो गया। चलिए अब थोड़ा हम देखते हैं और फिर यहां से यहां आते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आर आप पढ़े होंगे, आप पहले पढ़े होंगे कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है आप पढ़े होंगे पहले कि ये जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये भी पढ़े तो देखो प्रूफ भी हो रहा है कि लंबाई क्या है, ये समानुपाती है। और जो क्षेत्रफल है, मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आप ये भी पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप यदि इसमें समीकरण 1 एवं 2 से चलोगे तो आप क्या देखोगे कि R समानुपाती L बाय A या R बराबर रो इंटू L बाय क्या बताओ, A। ठीक है, जहां रो क्या है, जहां रो एक क्या बताओ है, एक नियतांक है जिसे किसी चालक का प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। याद रखना, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये नाम बहुत पुराना है, ये पहले का नाम था, लेकिन अभी इसका नाम मतलब क्या हो गया, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, तो ये समझ रहे हैं ना कि ये R समानुपाती L, ये R व्युत्क्रमानुपाती A है ना, A। समीकरण 1 समीकरण 2 से जो ऊपर था उसको ऊपर लिखें और जो नीचे था उसको नीचे लिखें। या R बराबर रो हो गया इंटू L बाय इसको पढ़ते हैं रो, है ना, रो हो गया। जहां R जहां है ना, जहां ये जो है रो एक नियतांक है जिस चालक का प्रतिरोधकता, नोट प्रतिरोध, ये क्या बताओ है, प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या बताओ कहते हैं। लेकिन सुनिए, लेकिन हमें आपको ये बताना नहीं है, क्योंकि ये तो पता है आपको, ये पता है, हमें आपको कुछ और बताना है। हमें आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप थोड़ा देखिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि इसको आप मान लीजिए इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप कि ये क्वेश्चन 4 है और ये मान लीजिए क्वेश्चन 3 है, ठीक है, ठीक है। तो आप यदि 4 और 3 को देखें तो ये तो ये R दिख रहा है, क्लियर, ये L दिख रहा है, क्लियर, ये A दिख रहा है, क्लियर। लेकिन आप देख रहे थे कि भैया लग रहा है कि रो जो है ना, रो जो है इसके स्थान पर आया है, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ पढ़ते होंगे, रटते होंगे, पढ़ते, लेकिन अब वो सिस्टम बिल्कुल खत्म, आपको ना भाई रटना तो है ही नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, सामने दिख रहा है हमको, है ना, कि रो जो है वो mn² के इक्वल है। तो इसको मिटाते हैं, इसको आप देख लिए होंगे, क्लियर है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि रो जो होगा, ये जो रो होगा वो किसके इक्वल है, तो भैया रो जो है वो इस सब के इक्वल है, मतलब mn² के इक्वल है। अब बताओ कि क्या रो में कहीं लंबाई L आया, क्या रो में कहीं क्या A आया, तो क्या प्रतिरोधकता लंबाई पर डिपेंड करता है, तो जवाब होगा नहीं करता है। क्या प्रतिरोधकता एरिया पर डिपेंड करता है, तो जवाब होगा नहीं करता है। तो डिपेंड किस पर करता है, ये जानना जरूरी आपको है, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं होगा। ये तो पता हो गया कि आपको पता ही नहीं होगा भैया कि प्रतिरोध से कोई पूछ लेगा, बताओ कि किसी चालक का प्रतिरोधकता या प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आपका जवाब यहां से होगा बिना कोई टेंशन लिए हुए। अच्छा, M तो भैया कांस्टेंट है, कोई भी कीमत पर ना ही घटेगा ना बढ़ेगा।
ये इलेक्ट्रॉन ई जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज ई तो फिक्स है, ये भी ना घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब अच्छा ये ई जो टोक जो है या सॉरी ये रो जो है ये दो बात पर डिपेंड कर रहा है। पहला नंबर एन मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलिए, या इसका वो और नाम है इलेक्ट्रॉन का घनत्व है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या बताओ घनत्व। और नंबर 2 भैया, नंबर 2 क्या, नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा बताओ। तो नंबर 2 जो होगा वो क्या बताओ जाएगा, वो जाएगा आपका, ये आपका होगा श्रांति काल, श्रांति काल हो गया। मतलब भैया जो प्रतिरोधकता जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का या इलेक्ट्रॉन घनत्व का वियोग क्रमानुपाती होगा, और जो प्रतिरोधकता भैया जो होगा वो श्रांति काल का क्या होगा, वियोग क्रमानुपाती होगा। मतलब आपसे यदि पूछेगा कि बताओ किसी चालक का प्रतिरोधकता किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आपका जवाब होगा भैया किसी चालक का प्रतिरोधकता जो होगा वो चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन घनत्व पर डिपेंड करता है, मतलब वियोग क्रमानुपाती होता है। और नंबर दूसरा जो ये जो होता है ये श्रांति काल पर डिपेंड करता है। मतलब वही बात, जितना जल्दी टकराएगा उसका प्रतिरोध उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लेकिन प्रतिरोध तो बहुत बात पर डिपेंड करता है, पहले लंबाई पर, एरिया पर, श्रांति काल पर, इलेक्ट्रॉन संख्या पर, एक और है तापमान पर भी डिपेंड करता है। और बताएं ऊपर उसके लिए एक अलग पढ़ाएंगे आप कि तापमान पर डिपेंड कैसे, उसको भी प्रूव करेंगे, डिटेल से प्रूव करेंगे, पता लगे कि इस पर डिपेंड कैसे करा। फिलहाल आप यहाँ पर 4 चीजें 1 2 3 4 है, और यहाँ से प्रतिरोधकता कैसे निकालेंगे ये भी आप निकाल दिए हैं। अब बताइए यदि फिर यहाँ आते हैं, इतना हो गया, इतना पहले नोट कीजिए पहले फटाक से आप लोग, ठीक है। चल देखे तो ये R बराबर रो इंटू एल बाय ए हो गया है ना, या रो बराबर क्या हो जाएगा R इंटू ए बाय कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे वो पूछेगा कि इसको आप डिफाइंड करो, तो इसको वो डिफाइंड करना है तो ऐसा कीजिए कि यदि एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आप 1 मीटर स्क्वायर ले लो, इसकी लंबाई को आप 1 मीटर ले लो, तो अब क्या देख रहे हो कि रो जो हो जाएगा वो R के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एरिया है यहाँ पर आप 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दो, लंबाई है यहाँ भी 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दो, तो ये 1/1 खत्म हो जाएगा, आएगा रो बराबर R। अब भैया ये तो कर दिए, अब इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइंड से करेंगे कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, किसी चालक का लिख लेना, किसी चालक का प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसका लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। क्या बताओ, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। फिर बताते हैं किसी चालक का प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जब उसकी लंबाई को 1 मीटर कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपका इसका डिफिनेशन हो गया। अब चलिए, अब आपको कभी कभी कुछ प्रश्न पूछेगा जो कि अच्छा प्रश्न होता है। आपको यदि कोई पूछेगा कि यदि आपका एक क्वेश्चन बनेगा है ना, क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए कि चालक की लंबाई को खींचकर, सब कॉमन क्वेश्चन है, खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध
एवं प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी चालक का प्रतिरोधकता को यदि किसी चालक की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बताओ कितना हो जाएगा। चलो इसके लिए भी पहले हम कुछ सीखते हैं कि आखिर इसको निकालना कैसे है। क्लियर है? तो आप यहां पर एक चीज ध्यान दें। चलिए समझिए कि ये मेरा कोई चालक है। आराम समझना है, पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, उसके बाद फिर तो बन ही जाएगा, कुछ बातचीत नहीं बनाना है। ये इसका एरिया है ए, ठीक। ये इसकी लंबाई पहले मान लेते हैं, अभी लंबाई इसका एल है। अब इसको खींच के डबल करेंगे तो पक्का पतला हो जाएगा, कुछ पतला हो जाएगा, है ना, कुछ पतला हो जाएगा। और ये इसको हम लोग डबल कर दिए, कितना हो गया 2L। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका मान है ये R है, इसका मान हैं R1 है। तो ये पूछ रहा है कि ये R1 क्या होगा। तो भैया एक बात तो समझ में आ रहा है पक्का कि इसका प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लंबा, चूंकि प्रतिरोधकता होता है लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसके एरिया पर डिपेंड करता है। भैया तो मतलब ये तो बात फिक्स हो गया कि प्रतिरोधकता जो है वो नहीं बदलेगा। ये मत उसको मत बदल देना, नहीं बदलेगा। ये तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो ये जो रेसिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये तो बदलेगा, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है लंबाई पर।